नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज इस वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जो है मनी माइंड ओवर मनी, द साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड हाउ टू यूज इट बेटर। तो ये जो किताब है, इस किताब के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, किस तरीके से ये आपके लिए एक बढ़िया किताब हो सकती है। वैसे जो भी लोग स्टॉक मार्केट्स में या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये किताब पढ़ना निहायत ही आवश्यक है और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इसको पक्का परचेज करके खरीदें। ये 384 पेज की एक किताब है जिसको हार्पर पेरेनियल ने पब्लिश किया था। 1 नवंबर 2016 को इसका पहला एडिशन आया था और इसकी अगर इस किताब की हम बात करें तो ये किताब आपको किंडल में भी मिलेगी, आपको ऑडियो बुक में मिल जाएगी और पेपर बैक भी अमेजोन में अवेलेबल है किताब। इस किताब को खरीदने के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो हम इस किताब की बात करते हैं तो एक्चुअली है क्या कि ब्रेंट क्लॉन्ट जो है बहुत ही अच्छे एक मतलब फाइनेंशियल जो साइकोलॉजिकल उन्होंने इसके बारे में जाना है और वो जो है वित्तीय मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको कि आप बता सकते हैं माइंड और मनी। तो इस किताब में उन्होंने अपने 12 तरीके की जो एक तरीके से फाइनेंशियल जो डिसऑर्डर होते हैं उनको इन्होंने इसमें लिस्ट किया है और इन्होंने बताया है कि ये ना तो कोई एक चिकित्सीय कोई तरीके से किसी तरीके से, ना ही इसके लिए किसी तरीके की दवाई की आवश्यकता है। और आपको एक बता दो कि ना इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं या जो भी आपका बिहेव है उसको हम कोई मतलब नॉर्मल बिहेव मानेंगे। तो इसलिए इन्होंने कुछ बताए हैं जिनका रेमेडी भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल डिनायल। तो ये एक तरीके से है कि अगर आप जैसे इसमें होता है फाइनेंशियल डिनायल में आपका आता है कि आप के पास क्रेडिट कार्ड है, आप उसका जो बिल है उसका जो है भुगतान आप नहीं करेंगे और कहीं अगर होता है निवेश होता है वो भी आप करने से मना करते हैं। बैंक में है उसमें भी आपके पैसे की कमी है और अगर आप अपना जो है आय का रिटर्न है उसको भी आप मतलब लेट लपाटी करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो आप डिनाइल मोड पे आ जाते हैं तो बस अपने जो क्या बोलते हैं और जो आपने मान लीजिए जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी आप नहीं, उसकी भी जो है निगरानी आप नहीं करेंगे और मतलब यही सारी जो होता है। तो आपको एक तरीके से फाइनेंशियल एक अनसिक्योरनेस आपके लगता है कि नहीं मुझे जो है ना ये सब करने से ठीक नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों पे करूं और अभी नहीं इसको बाद में करूं। तो मैं ये से फाइनेंशियल इसको रहता। पर आपको अगर याद रखना चाहिए इस तरीके के अगर आपका डिसऑर्डर आपको भी लगता है कि आप में है तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि आपका जो भी है मतलब एक रिमाइंडर टाइप का सेट कर लीजिए कि नहीं मेरे को ये काम इस टाइम पे करना ही करना है। इसको आपने जो आपके स्मार्टफोन है उसके ऊपर भी आपको आजकल मिल जाता है और भी है। अगर आप कोई क्या बोलते हैं नेट के कंप्यूटर के ऊपर भी आप अपना एक तरीके से क्या बोलते हैं आप किसी की वो सीट बना लीजिए कि नहीं ये काम इस डेट को करना है। मतलब जैसे एक बचपन में हम लोग क्लास करते थे, पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे जब कोई भी किसके दिन को क्या पढ़ना है ये सारी जब चीजें हम करते थे तो सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। और आप मतलब ये तारीखें जब आपके पास नोट रहेंगी तो आप इनको अपने टाइम से करेंगे और आप ये देख लीजिए कि इनको आप डिले नहीं करना है। दूसरा होता है फाइनेंशियल रिजेक्शन। तो फाइनेंशियल रिजेक्शन ये इस तरीके से एक होता है कि आप मतलब ऐसा लगता है कि आपको कुछ पैसा है ना आप उसको किसी को दे देते हैं। आप किसी मान लो चलो आप अच्छी कमाई कर रहे हो, महीने के लास्ट में आपके पास काफी पैसे बच रहे हों तो भी आप क्या करते हैं कि आप इन चीजों को सोचते हैं कि नहीं हम इसको क्यों दें किसी को और इस पैसे को अगर हम मतलब इन्वेस्ट कर देंगे कहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप अपने पैसे को मतलब एक तरीके से किसी को ना देना पसंद करते हैं, ना ही आप किसी में आपको उसको आप इन्वेस्ट करना ही पसंद कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से जो फाइनेंशियल डिनायल है उसी की तरीके से है, पर इसमें थोड़ा सा होता है कि फाइनेंशियल डिनायल में आपके पास पैसे नहीं होने की वजह से आप वो ज्यादा करते हैं, बट इसमें आपके पास पैसे हैं फिर भी आप मतलब इन चीजों को नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल डिनायल अगर आप हैं तो आप सबसे बेटर है कि आप अपने जो भी आपका क्या बोलते हैं समझ लीजिए कि इसको आप बोल सकते हैं आपका जो जीवन साथी है या फिर आपका जो भी आपका मतलब बडी है, आप उसको अपना पैसा दे दीजिए। आप उससे बोलिए कि आप मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो और जो भी मेरे जो है भुगतान वगैरह है वो पेमेंट वगैरह ये अपने आप वो कर दे। और अगर वो कर सकता है तो बेटर है, और जिससे कि आपके पास जो भी अकाउंट में जब भी आपके पास सैलरी आती है तो वो
मतलब आप अगर इसको ऑटो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट से वो चला जाएगा। तो वो एक सबसे बढ़िया होता है फाइनेंशियल रिजेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा है पर फिर भी आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, आप सोचते नहीं इस पैसे को मैं बचा लूं और ये कर लूं, तो ये होता है दूसरे तरीका। अब आपको बताता हूं एक्सेसिव रिस्क, जो आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास तो बहुत सारा कर्ज है और मैं इसके क्या करूं, वो आपके पास कर्ज हो भी गया है, उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं आपने इक्विटी शेयर मार्केट में भी ले रखा है पैसा, और उसके भी जो है आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं कहीं ये पैसा भी ना डूब जाए, और जो आपका जो है इसी तरीके से आप उसमें से पैसे विड्रा कर लेंगे या फिर उसमें पैसा बहुत ज्यादा डाल देंगे, तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो पूरी तरीके से मतलब एकदम डिसबैलेंस हो जाएगा। और जो आपके मतलब एक्चुअली जो आपको करना था फाइनेंशियल जो आपके गोल थे, आप उनको भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको मतलब एकदम से आप मतलब यही हो जाता है कि आपको नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा रिस्क है और आप खुद में अपने आप में परेशान रहते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको है तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना एसेट एलोकेशन समझिए, कि आपको सबसे बढ़िया तरीका होता है जो मनी मैनेजमेंट है और एसेट एलोकेशन से वो आप करिए कि कितना पैसा आपको इक्विटी में डालना है, कितना आपकी रिस्क है, उस रिस्क के हिसाब से आपको पता होता है कि 20 की एज में आप 80% अपना निवेश कर सकते हैं, 20% आप वो करते हैं, इसी में जब 30 होते हैं 30% 70 निवेश कीजिए। तो मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उस तरीके से आपका जो है एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो ये सब आपको करना चाहिए, तो जिससे कि आप एक्सेसिव रिस्क से बच सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम एक समझे तो ये होता है अंडर स्पेंडिंग। अंडर स्पेंडिंग मतलब इस तरीके से होता है कि आप मतलब कोई खर्चा ही नहीं करना चाहते, अगर पैसा भी है और आप उस पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे हैं, उसको रखे हुए हैं, सोच रहे नहीं ये तो मैं एफडी कर लूं या फिर इस तरीके से कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट में मैं डाल देता हूं, और इस वजह से जो आपको जो आपकी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है वो और बाकी ये चीजें हैं आपकी परिवार की जो फाइनल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, उन चीजों का भी आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी आप अंडर स्पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब आप जो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके पारिवारिक रिश्तों इत्यादि पे सब पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो इस अंडर स्पेंडिंग से भी बचना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी अपना पैसा है या तो आप अपने जो है स्पाउस है उसको हैंडल करने के लिए दे दीजिए, या फिर आप किसी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए और या साइकेट्रिक से मिलिए, या जो भी है आप उससे साइकोलॉजी जो साइकेट्रिक होता है उससे आप मिलकर भी बात कर सकते हैं कि ये मतलब मैं क्यों किस तरीके से अपने जो पैसे को यूज करूं, यूटिलाइज सही करूं, तो वो जानने के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का होता है कि तो उसमें क्या है कि आपकी फाइनेंशियल जो है वॉरशिप डिसऑर्डर्स के नाम से इन्होंने दिया है जो ब्रांड ने, तो वो बता रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसमें भी उन्होंने कुछ बताया कि आपकी जो पैसे का आप किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं, किस तरीके से आप उसको मतलब फिर भी आपके पास पूरा नहीं हो पाता है और आपको लगता है कि नहीं इन चीजों के लिए जो है ना मुझे किसी चीज किसी और किस तरीके से पैसा ले लेना चाहिए, कोई मतलब डेट ले लूं या फिर कोई लोन ले लूं इस तरीके से। तो ये भी एक तरीके से डिसऑर्डर है, आप मतलब अपने जो आपके खर्चे हैं वो आपने संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे आपका होता है कि एक होता है कंपल्सिव ये होर्डिंग, इसको बोलते हैं आप, इसको बाध्यकारी जमाखोरी भी बोल सकते हैं। मतलब कंपल्सिव है ये, आप मतलब इसको आप बच नहीं सकते हैं, आपको ये करना ही करना है कि मतलब आपको जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कोई होम लोन है तो आपको उसको भरना ही है, आपके पास कोई और किसी तरीके से लोन है तो वो आपको देना ही देना है, या फिर आपकी LIC की पॉलिसी है वो आपकी भरनी ही भरनी। तो इस तरीके से जो होता है तो आप पर फिर भी आप सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पर्याप्त कोई चीज हो चुकी है पर फिर भी आप कंपल्सिव जो जमाखोरी आप करते हैं, मतलब कंपल्सिव जमाखोरी मतलब हो गया होर्डिंग हो गया कि आप फिर भी कोई पॉलिसी नहीं खरीद ली या फिर आपको जरूरत नहीं थी, आपने इक्विटी में फिर भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस तरीके से जो जबरदस्ती वाला काम होता है वो आपको दिक्कत पहुंचाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके घर का इसमें भी जो आपके घर का जो है लिविंग स्टैंडर्ड और आपके रिश्ते ये भी प्रभावित होते हैं। तो आप इससे बचने के लिए क्या करें कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटो मोड पे रखें, और जैसे कि मतलब जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा डले तो अपने आप ही सब जगह इन्वेस्टेड हो जाए, और बाकी जो कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं आप मतलब
और यूज करना चाहते हैं तो अपना आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और उसका पेमेंट को भी आप ऑटो मोड पे रखें। जैसे ही आपका पे आती है आपको ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी हो जाए। तो ये आपका होता है जो आप कंपल्सिव ये होर्डिंग करते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। अब है वर्कोहलिज्म, इसको अगर करें तो जो अगर कि हमारे पास काम ही नहीं है, आप कुछ लोग इस तरीके से होते हैं कि उनके पास काम तो होता है बट वो करना नहीं चाहते हैं, और या फिर आप मतलब बहुत सारा मतलब जो काम ऐसा कर जाते हैं कि जिसकी जो जरूरत ही नहीं है, और मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं जितना मैं ज्यादा काम करूंगा उससे उतना ही ज्यादा मेरे पास पैसा आ जाएगा। और इस तरीके का मतलब होता क्या कि एक्चुअली आपको काम करने का एकदम मतलब जिसे बोलते हैं अल्कोहलिज्म जो होता है वही है वर्कोहलिज्म। तो उसमें आप मतलब एकदम से आप घुस जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं इस तरीके से मैं जो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगा। तो इसका भी आप मतलब एक बचने का यही तरीका है कि आप उतना ही काम कीजिए कि जितना कि आपको समझ में आए कि इतने काम करने से मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा और इस पैसे से मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ। बाकी जो टाइम है उसको आप अपने जो बाकी जो है एंजॉयमेंट के लिए आप यूज कीजिए। अब एक होती है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, इन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक में। तो ये क्या था, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग ऐसा होता है कि जब आपके पास जो पैसे के लिए है ना बहुत ज्यादा आपका मतलब वो एक तरह से प्यार बढ़ जाता है और आप बेमतलब के आप जो रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, और जो आपके जैसे बता दिया किसी को कि नहीं आपको ये मतलब हमारी स्कीम से इसमें आप पैसा डालिए, कोई सट्टा हो गया, कोई जुएबाजी हो गई, लॉटरी हो गई, इसमें आपका पैसा बनेगा। जैसे कि अभी बोट क्या बाइक बोट वगैरह आई थी स्कीम्स, या फिर और भी शारदा घोटाला, ये इन्हीं तरीके के घोटालों को ये ज्यादा मतलब बढ़ावा देता है जब आप पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको वही है कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से रिस्क होता है और कितना एक मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कोई भी स्कीम्स कितना दे सकती है। इससे ज्यादा अगर कोई रिटर्न देने के लिए बोल रही है तो वो तो स्कीम फेक है या फिर उसमें आपको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरीके से मतलब इजीली कहीं पैसा बहुत ज्यादा बनता नहीं है। तो ये याद रखते हुए ही आप अपना जो भी होता है अपने आप को खुद तैयार करना है रिस्क के लिए। अब होता है अभी इन्होंने नेक्स्ट अपना मेंशन किया है ओवर स्पेंडिंग। तो ओवर स्पेंडिंग बोल दिया है, तो ओवर स्पेंडिंग का है या कंपल्सिव बाइंग की बात करें तो ये ऐसी चीज हो जाती है कि जिस तरीके की चीजें में आपको मतलब खरीदना की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, बट आपको किसी ने बोल दिया नहीं ये तो नहीं है, इससे भी अच्छा कोई नया मोबाइल आ गया, और आपके हालांकि वो पुराने वाले मोबाइल से आपका काम चल रहा था बट आपने एक नया मोबाइल ले लिया और चाहे वो ईएमआई पे ले लिया। तो इस तरीके से जो बेमतलब का आप होता है ओवर स्पेंडिंग करना, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो आप मिलिए, किसी साइकेट्रिक से मिलिए और इस तरीके से मतलब उनको बताइए कि किस किस मतलब मुझे इस तरीके से। तो ये एक्चुअली एक तरीके से बीमारी ही आप मान लीजिए, इसमें आपको साइकेट्रिक है वो आपकी जरूर मदद कर सकता है कुछ। और अगर एक बार ये आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व को वो आपको बताया किस तरीके से आपको और आप मैनेजमेंट जो गुरु हैं उनसे भी आप इसके लिए बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर है तो उन्होंने एक बोला है रिलेशनशिप मनी डिसऑर्डर के बारे में उन्होंने अपनी बुक में चर्चा की है। इस मतलब जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि ये जो है एक तरीके से आपके परिवार को जो रिलेशनशिप में मतलब दिक्कत से देती है वही है। अब इसमें आपको बताता हूँ, ये कहते हैं फाइनेंशियल इनफेडिलिटी। तो फाइनेंशियल इनफेडिलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे आप अपना जो भी आप पैसा है तो वो अपने जो है स्पाउस से वो छुपा रहे हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं तो उनसे कि नहीं मेरा तो इतना खर्चा हो गया, इतना मैंने सेविंग में लगा दिया। तो इस तरीके की जो भी होता है तो आप जो है फाइनेंशियल इनफेडिलिटी जो है नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मतलब पारिवारिक रिश्ते इसमें जब अगर उनको पता पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उससे दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इससे बचने के लिए सबसे बड़ी तो यही है कि आपको मतलब जो है कम्युनिकेशन और वर्किंग जो एक टीम की तरह जो होता है, और अपने एक मतलब ये
जो भी है कम्युनिकेशन को आप अपने स्पाउस के साथ में कीजिए, हेल्थी कम्युनिकेशन रखिए, और उसको जब जो भी आपकी सैलरी है या फिर और भी जो आपके मतलब जहां से आपको पैसा मिलता है वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। सब कुछ आप डिटेल्स में डिस्क्लोज करके रखिए। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस चीज से बचने के लिए काउंसलिंग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है फाइनेंशियल इंसीट्स। तो ये होता है कि जब मतलब आप एक तरीके से आपको टेंशन हो गया है अपने बच्चों को के पैसे को लेकर कि नहीं, आपका बच्चे जो है पैसे आपका बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आपके जो स्पाउसेस हैं उसको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो पैसा है उनके ऊपर खर्च ज्यादा हो गया है, तो भी मतलब का आप जो तनाव होता है वो अपने बच्चों और अपने स्पाउसेस के बीच में बांट रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब होता क्या है कि आपको पता है कुछ चीजें जरूरी हैं जिनको करना ही है, पर फिर भी आपको लगता है नहीं ये तो बेमतलब का काम होगा। तो इस तरीके से इसके लिए भी आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है। आप काउंसलिंग ले सकते हैं और काउंसलिंग ही आपका इसमें सबसे बड़ा सोल्यूशन है। नेक्स्ट इन्होंने है फाइनेंशियल इनेबलिंग। तो इसमें इन्होंने बताया कि अपने आप को मतलब आदमी एक फाइनेंशियली जो है सुदृढ़ करना चाहता है, सक्षम करना चाहता है। तो इसमें होता क्या है कि आप करते क्या है कि अपने पैसे से दूसरों की मदद कर देते हैं। ये जो है कोई और परिवार है, जैसे आपके परिवार में और मेंबर हो गए, वो हो गए, दोस्त हो गए, तो उनको मतलब आप ऐसे मदद कर देते हैं कि जिससे कि आपकी खुद की भी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर अपने आप को भी आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं और वो अपने खुद पैरों पे कमा रहे हैं, उनके किसी काम को करने के लिए आप अपना जो रिटायरमेंट है उसको रिस्क में डाल के आप उनको पैसे दे देते हैं। तो ये जो है दूसरे को तो आप जो है फाइनेंशियली इनेबल्ड कर रहे हैं पर अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है, इससे भी आपको बचना है। और यही सबसे बढ़िया है कि आप सबसे पहले स्वयं के लिए जो अपने सेल्फ के लिए जो भी पैसा आपको बचाना है वो करके रखिए, उसके बाद ही आप दूसरे की हेल्प कीजिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। आप इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया है डिनायल वगैरह का, तो वही होता है। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होता है कि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपकी मदद करे, कोई दूसरा आपका रख रखाव करे, आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरा संभाले, और आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंसी अब किसी के ऊपर। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है भाई कि आप नौकरी कीजिए और अपने दूसरे के ऊपर खुद को डिपेंड मत रखिए, या फिर आप कोई जॉब करें, या फिर आप कुछ क्या बोलते हैं अपना कोई काम धंधा करें। तो इससे इस तरीके से लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से ऊपर बच सकते हैं। बट कुछ लोगों का ये तो ये कि नहीं मुझे तो काम करना ही नहीं है, मैं तो ऊपर वाले ने मेरे को बनाया ही नहीं है काम के लिए। तो ये टाइप का जो लोग होते हैं ये भी एक तरीके से जो है साइकोलॉजिकल बीमारी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि इस बुक में एक्चुअली दिया क्या गया है। फिर भी आपको अगर इस बुक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है तो मैंने इसका लिंक बुक का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अमेजोन में जाके खरीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।